जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विविध की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इसका दोस्तों जो शीर्षक है वो आपके सामने है कि महत्वपूर्ण वचन या नारे या कथन, है ना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मुख्यतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उपरांत या दौरान जो भी महत्वपूर्ण नारे वगैरह दिए गए हैं। विशेष तौर पर दोस्तों यदि आप लूसेंट उठाएंगे तो लूसेंट में दोस्तों टेबल नंबर 51 यानी कि इतिहास सेक्शन का चैप्टर जो 51 है उसका अगर आप शीर्षक देखेंगे तो वहाँ पर शीर्षक दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। तो हम मुख्य तौर पर आज इसे ही समझने वाले हैं, इसे ही देखने वाले हैं और इसे याद रखने के जो भी तरीके हैं महत्वपूर्ण, उसके विषय में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों यहाँ वो ये है कि भाई इनके विषय में आप बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हर नारे का अपना कोई एक इतिहास है, यानी अगर हम बात करें एक ऐतिहासिक परिदृश्य में, ठीक है, जब हम इतिहास को उठाते हैं या जब हम इतिहास में अध्ययन कर रहे होते हैं तो हर नारा जब आता है तो उसका कुछ ना कुछ ऐतिहासिक जो पहलू है वो जुड़ा हुआ ही होता है निश्चित तौर पर। जैसे एक यदि हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, जय जवान जय किसान यदि हम नारे की बात करते हैं तो हमारे तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया हुआ था, ठीक है। और ये दौर कौन सा था? तो ये दौर था, ये समय था 1965 का, इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। तो दोस्तों हर नारे का अपना कुछ ना कुछ एक इतिहास है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमारा प्रयास होगा, हमारी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि पहले तो हम नारों को याद रखने के तरीकों के साथ कुछ महत्वपूर्ण जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके हैं, उनके माध्यम से उन्हें पहले बैठा लेते हैं अपने दिमाग में। और साथ ही साथ में दोस्तों जब हम देखिए बात को आप समझिएगा, जब हमें नारे पता हैं तो जब हम पढ़ रहे होंगे इतिहास में, जहाँ पर भी जिस भी टॉपिक के दौरान हम उन नारों को देखेंगे या उन कथनों को देखेंगे या वो उन महत्वपूर्ण जो भी व्यक्तित्व वगैरह हैं, ठीक है, जब हम इतिहास में उस व्यक्ति का अध्ययन करेंगे जिन्होंने इस नारे को दिया हुआ है, उनका जब अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान होंगी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम किस पर फोकस करने वाले हैं? हम अपने नारों पर कि जो भी महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में। तो आइए हम बिना विलंब किए इसका प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, वो जानकारी आपके लिए ये है कि केवल और केवल हम लूसेंट में दिए हुए नारे बस का अध्ययन नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर कम से कम महत्वपूर्ण 40 से 45 जो नारे हैं उनके विषय में हम देखने वाले हैं। तो आज आपके सामने ये पहला पार्ट है और फिर जल्द ही दोस्तों दूसरा पार्ट होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, एक नारा है आपके सामने, आराम हराम है, ठीक है। नारा कौन सा है दोस्तों? आराम हराम है। प्रश्न पूछा जाता है कि आराम हराम है का ये जो नारा है, ये जो कथन है, ये किसका है? तो ये है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का। अब इसे हम याद रखते हैं, याद रखने का तरीका बहुत आसान है कि बात करें यदि दोस्तों आराम हराम है, अब समझिए आप आराम किसके लिए हराम है? तो निश्चित सी बात है आराम हराम है जवानों के लिए। कैसे जवानों के लिए? जवानों मतलब जवा लोगों के लिए, ठीक है। तो जवान आप यहाँ पे देख रहे हैं, जवा से आप क्या याद रख सकते हैं? जवान, ठीक है। तो जवान से जवा या जवा से जवान, और फिर यहाँ आपका आंसर क्या चला जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आप बात को समझिए यहाँ पे कैसे याद रखना है इसे हमें। भाई आराम हराम है, अब बच्चे तो आराम करते ही रहते हैं और बुजुर्गों को भी जो है आराम करने की आवश्यकता है ही, वो भी करते ही आराम। आराम किसे नहीं करना है? आराम किसके लिए हराम है दोस्तों? तो आराम हराम है हम जैसे युवाओं के लिए, ठीक है। तो युवा यानी कि जवा, ठीक है, या जवान, तो हमने याद रख लिया कि आराम हराम है किसके लिए? जवानों के लिए, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। फिर इसके बाद यदि एक और तरीका हम देखें याद रखने का इसे, तो बहुत आसान है। वास्तव में दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को जब स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 या 1947 का वो दौर, तो स्वतंत्रता मिलने के पहले से लेकर के स्वतंत्रता के बाद तक में भारत के जो अपन के जो पहले पीएम हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके लिए वास्तव में आराम हराम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनके लिए भी आराम हराम था। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने याद रख लिया कि भाई आराम हराम है। क्यों आराम हराम था उनके लिए? क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, पूरे देश को एकीकृत करना था। चलिए ठीक है, फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात आती है पूर्ण स्वराज। अगला हमारा नारा कौन सा है दोस्तों? पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया हुआ है, ठीक है। इसे भी याद रखना आसान है। कैसे याद रखना आसान है? पूर्ण स्वराज, स्वराज का मतलब दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है स्वतंत्रता की। तो समझिए आप चीज़ों को, पूरी तरह स्वतंत्रता के लिए कौन लड़ाई लड़ेगा, ठीक है, कौन सीमा पर है? जवान। तो जवान से हमने याद रख लिया जवा, जवा से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो भी हमारे जवान हैं, युवा हैं, युवा हैं, जो भी जैसे भी आप रिलेट करके रख पाएँ अपने दिमाग में, तो वो चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। दूसरी चीज़, इसे हम फिर से वहीं ले जा करके याद रख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ जोड़ सकते हैं वही आज़ादी के दौर पे, कि भाई जो पहले पीएम हैं, निश्चित सी बात है उन्होंने एक ऐसी बात करी कि हमें जो चाहिए है स्वराज, वो आधा नहीं चाहिए, हमें पूरा स्वराज चाहिए। तो कैसा स्वराज चाहिए दोस्तों? पूर्ण स्वराज। तो ये हमारा दूसरा भी याद हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वेदों की ओर लौटो।
ये हमारा तीसरा जो कथन है। अच्छा, इसके पहले आप एक और लिख सकते हैं चाहे तो। देखिए बात को समझिएगा आप, ज़रूरी नहीं है कि सारे एक साथ ही लिखे हों, क्योंकि अभी जब हम 40-50 के जो नारे हैं इनके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो कई ऐसे आएंगे जो अभी फिर से हमें नेहरू जी का देखने मिल जाएगा, जो भी नारा होगा या जो भी कथन होगा। बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आप सारे एक साथ एक क्रम से ही लिखें। आप जब रैंडम लिखते हैं चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें क्या रहता है कि भाई एक साथ लिखा तो वो हम सिर्फ पढ़ बस लेंगे वैसे, है ना, और वैसे में हमारा एक मूल्यांकन हो जाता है कि हमें वो याद है या नहीं है जब हम आगे पीछे करके चेक करते हैं ना। तो यहाँ एक और आपका फिलहाल देख लेते हैं नेहरू जी वाला, वो क्या है, तो हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। दोस्तों यहाँ भी आंसर कौन है, नेहरू जी। ये किसका है, तो नेहरू जी का। अब समझिए आप बात को, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। अगर आप इसमें हिंदी में जाएं, आप इसका हिंदी करें और हिंदी नहीं भी कर रहे हैं, चलिए डाइज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इंडिया डाइज यानी कि मृत, ठीक है। तो कौन रहेगा यहाँ पे, हु लिव्स, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर भी हम फिर से अपने भारत के पहले पीएम की ओर ले जा सकते हैं, नेहरू जी की ओर, कि भाई अगर ऐसी स्थिति इंडिया की होगी तो कौन रहेगा यहाँ पे, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। और ऐसा ना होने देने वाले के लिए कौन सामने आएंगे दोस्तों, युवा आएंगे, बालक आएंगे या बुजुर्ग आएंगे, तो निश्चित सी बात है फिर से यहाँ पर जवान आएंगे। तो हमने याद रख लिया क्या, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से हमारे 3 यहाँ पर नारे होते हैं कंप्लीट। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, एक और है हमारा, वेदों की ओर लौटो। इसका आंसर है दयानंद सरस्वती, ठीक है। पहले तो आप इसे नोट करते जाइए क्रम से। हालांकि आपके सामने वो लूसेंट है, लूसेंट में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टेबल नंबर है दोस्तों ये 51 टेबल नंबर पर आप जाकर के देखेंगे तो हेडिंग है यहाँ पर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। जरूरी नहीं है कि हम बुक पे ही फोकस रखें, आप उसे नोट भी करते चले जाइएगा। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करने से क्या होता है, चीज़ें हमारे नोट्स हमारे अकॉर्डिंग होते हैं ना। तो वेदों की ओर लौटो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वेद की यदि बात करें तो वेद कैसी चीज़ हो गई, ग्रंथ वगैरह, ठीक है। और अगर आप देखेंगे सरस्वती माँ की यदि आप तस्वीर देखेंगे, या मान लीजिए आप पाएंगे कि सरस्वती जो माता है, ठीक है, ये हमारी कौन है, विद्या की देवी। और वेद मतलब कौन, ग्रंथ, विद्या वाली बातें आ गई। तो वेदों की ओर लौटो किसका हो गया, सरस्वती, दयानंद सरस्वती। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, एक और हमारे सामने नारा है, मारो फिरंगी को। और मारो फिरंगी को यदि हम देखें कि ये नारा किसने दिया है, ये किसका कथन है, तो ये नारा है दोस्तों मंगल पांडे जी का, ठीक है। अब इसे भी हम याद रख लेते हैं कैसे, देखिए बात आ रही है मारो फिरंगी को। अब जब मारना ही है, फिरंगी यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों के लिए बात की जा रही थी, फिरंगी शब्द का जो यूज़ किया गया। अब जब मारना ही है तो कैसे मारेंगे अपन, ठीक है। तो अपन मार रहे हैं तो सबसे पहले अपने कैसा मारा, गाल पे मारा, तो ये आ गया मंगल का ये गाल, ठीक है, गल। दूसरी चीज़, या फिर आप इसे दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मारो फिरंगी को के आगे यदि आप लपाड़े, क्या मारें, लपाड़े, ठीक है, लपाड़े। तो लपाड़े से आप ये लास्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ से मंगल पाड़े को अगर एक साथ रख दें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लपाड़े, लपाड़े। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं और आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं कि भाई मारो फिरंगी को क्या, लपाड़े। तो लपाड़े से मंगल पांडे, ये आपका क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं 3 और महत्वपूर्ण नारे ये क्रम से दिए हुए हैं, करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। इनके विषय में यदि बात करें हम तो वो व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने ये नारे दिए हुए हैं, आपके सामने नाम है महात्मा गांधी जी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, करो या मरो। अब समझिएगा यहाँ पर दोस्तों, इसे भी याद रखना बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई, करो या मरो, एक ऐसी सिचुएशन, डू और डाई, ठीक है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। महात्मा में आपका एक शब्द मिल रहा है आत्मा, या महान आत्मा, महात्मा, ठीक है। ये हम सिर्फ याद रखने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, है ना। समझिएगा आप बातों को, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कोई ये टीका टिप्पणी नहीं है, ना ही कुछ ये वो है, बस ये तो एक तरीके हैं कि भाई हमारे दिमाग में चीज़ें व्यवस्थित तौर पे सेट हो जाएं। तो करो या मरो ऐसी स्थिति कब बनती है, आत्मा के लिए बनती है कि भाई अब बस प्राणों पे ही आ गई ही चीज़ें, अब कुछ नहीं रखा है सामने, बस एक ही चीज़ है, करो या मरो, करना ही पड़ेगा, ठीक है, या तो कर लो या मर जाओ। मतलब हमें आज़ादी चाहिए, मतलब चाहिए ही है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने, एक महान आत्मा ने। दूसरी चीज़, भारत छोड़ो का भी किसने नारा दिया हुआ है दोस्तों, तो ये नारा भी, इसका आंसर भी क्या है, महात्मा गांधी जी। लेकिन इसके विषय में आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो स्लोगन है, ये जो नारा है, इसके लिए दोस्तों MPPSC ने एक बार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे एक बार क्या सही किया हुआ है, मेहर यूसुफ अली। उनका ये तर्क था कि भाई ये नारा मेहर यूसुफ अली जी का है। और मीडिया रिपोर्ट्स की यदि हम देखें दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की यदि हम माने, आप उसी लूसेंट में नीचे की ओर देखेंगे 3 लाइनें दी हुई हैं, भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी जी का ही था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय दोस्तों मेहर यूसुफ अली को जाता है।
ये वहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे तो लाइन आपके सामने है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमें दोनों नाम याद रखने हैं। यदि ऑप्शन पे मेहर यूसुफ अली है तो फिर हम मेहर यूसुफ अली के साथ जाएंगे, अदरवाइज हमारा आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी जी। ठीक है, सामान्य तौर पर अनेकों एग्जाम में आप देखेंगे, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सही किया गया है महात्मा गांधी जी को ही, लेकिन MPPSC ने इसे क्या सही किया हुआ है, मेहर यूसुफ अली, जबकि ऑप्शन पे महात्मा गांधी जी हैं। तो फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्यों ना यदि दोनों ऑप्शन हैं तो फिर हम क्या आंसर लगाएं, हम मेहर यूसुफ अली के साथ जाएं, और यदि ये नहीं है तो फिर नो डाउट महात्मा गांधी जी। दरअसल में दोस्तों ये जो पूरा मूवमेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा भारत छोड़ो मूवमेंट के जो प्रमुख हैं या आप प्रेरणा के तौर पर ले लें तो कौन है, वो महात्मा गांधी जी का ही नाम सामने आएगा। लेकिन ये जो स्लोगन है, ये जो भी ये नारा वगैरह है, इसे लिखने का श्रेय, एक्चुअल में इसे लिख करके दिया किसने था, तो महात्मा गांधी जी को मेहर यूसुफ अली ने दिया था। यही कारण है दोस्तों कि कुछ लोग जो है या कुछ आयोग क्या आंसर मान रहे हैं, मेहर यूसुफ अली। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण है यहाँ पर महात्मा गांधी जी के लिए हम बात करें तो हे राम का स्लोगन या हे राम के नारे के विषय में पूछा जाता है कि हे राम का नारा जो है किसने दिया या ये शब्द किसके थे। तो दोस्तों ये 1948 की बात है, ठीक है, आज़ादी मिल चुकी है। 30 जनवरी महात्मा गांधी जी को जब नाथूराम गोडसे ने जो है एक बहुत ही ये कह सकते हैं हम कि एक ऐसी हत्या जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो दुर्भाग्य हमारे देश का। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हम फिलहाल यहाँ पर ये देखते हैं क्या महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसी दौरान जब जैसे ही गोली उन्हें लगती है उस दौरान उनके मुंह से जो शब्द निकले थे वो हे राम थे। कौन से शब्द थे दोस्तों, हे राम। तो हे राम भी कौन कहेगा, महान आत्मा, महात्मा ही होंगे, ठीक है, जो महात्मा वगैरह हैं। तो हमने ऐसे करके ये तीनों याद रखे कि करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, ये तीनों किसने दिए हैं, तो महात्मा गांधी जी ने। लेकिन भारत छोड़ो के लिए हम यहाँ पर याद रखेंगे क्या कि भाई ये एक विवादास्पद स्थिति रहेगी, अगर मेहर यूसुफ अली आंसर में तो हमें उसके साथ जाना होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और अन्य प्रमुख नारे हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली चलो, ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों 3 नारे जो हैं वो एक साथ रखे गए हैं। कौन कौन से, तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। और इन तीनों का आंसर क्या है दोस्तों, नेताजी। इसे याद रखना भी बहुत आसान है। देखिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जब आप इतिहास पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे वहाँ आपको ये सारे नारे मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हम एक मिसलेनियस वाला जो डाटा है, कंटेंट जो है, जहाँ पर हमें कम से कम 50 से 60 महत्वपूर्ण कथनों पर वर्क करना है। क्योंकि अब आप देखेंगे जिस हिसाब से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, निरंतर कथनों से प्रश्न उठाया जा रहा है। आप कभी भी देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी कथन होते हैं, चाहे वे प्राचीन समय के हों, मध्य के हों, आधुनिक के हों, या जो भी कथन हो दोस्तों, ठीक है, उससे प्रश्न बन रहे हैं। तो हमें एक डाटा कलेक्ट करना है पूरा का पूरा, 50-60 जो भी महत्वपूर्ण नारे होंगे या कथन होंगे। उसी क्रम में दोस्तों हम देखेंगे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद, ये सारे नारे किसके हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। अब इसे याद रखना कैसे आसान है, समझिएगा आप बात को। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यदि हम नाम देखते हैं, ठीक है, इसके लिए हम एक कुछ इस हिसाब से कर सकते हैं कि नेताजी जय हिंद का नारा लगाते हुए, नेताजी जय हिंद का नारा लगाते हुए आज़ादी के लिए दिल्ली की ओर चलते हैं, ठीक है, कौन, नेताजी। तो नेताजी आप देखेंगे कि जितने नेता वगैरह हैं, मुख्य नेता, वो कहाँ पर रह रहे हैं, उनका जो मुख्य प्लेस है वो क्या है, भाई संसद भवन हमारा कहाँ पर है, दिल्ली। तो हमने एक याद रखा कि उस समय पर भी जो नेताजी हैं, क्योंकि इनका उपनाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस जी यानी नेताजी जय हिंद का नारा लगाते हुए, जय हिंद करते हुए, और कहाँ जाते हैं दोस्तों, ये जय हिंद का नारा लगाते हुए आज़ादी के लिए दिल्ली की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा याद रखने का एक तरीका है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों भी जो है प्रॉपर तरीके से माइंड में सेट हो रहे होंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक नारा है, जय जवान जय किसान, जिससे हमने शुरुआत की थी। जय जवान जय किसान, आपको इसकी जानकारी है ही। 1965 का समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा अपने सैनिकों को, ठीक है, अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों, हालांकि इसके विषय में अपन देखेंगे इतिहास में, तत्कालीन समय पे दोस्तों अमेरिका से हमारा जो USA से जो हमारा जो गेहूं आता था उस समय पे, उन्होंने उस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि भाई गेहूं रोक दो। ये एक दबाव बनाया जा रहा था चारों तरफ से, किसके ऊपर, भारत के ऊपर। और तत्कालीन समय पर हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने दोस्तों, इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जनता से जो है, आप सारी आवाम से एक अपील की थी कि आप एक दिवस जो है व्रत रहिए या एक समय भोजन कीजिए, एक टाइम भोजन कीजिए। क्योंकि क्या था कि जो एक दबाव बनाया जा रहा था कि हम गेहूं की सप्लाई रोक देंगे, हम गेहूं नहीं देंगे, ये अमेरिका के द्वारा जो एक दबाव था।
तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के लिए इन्होंने क्या कहा, इनका ये कहना था कि भाई ठीक है मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने अपने ही पीएमओ, अपने ही आवास में, अपने प्रधानमंत्री आवास में इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने गेहूं की फसल जो है उपजाई थी। तो ये किसान और जवान दोनों की आवश्यकता उस समय पर पड़ी। और दोनों दोस्तों कैसे होते हैं, इसे अब याद रखने के तरीकों पर हम आते हैं। तो दोनों ही होते हैं दोस्तों बहादुर। यदि हम बात करें जवान की, तो जवान तो निश्चित तौर पर बहादुर होते ही हैं, तब तो सीमा पर हैं, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर किसान की बात करें तो किसान भी बहुत बहादुर होते हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो वो खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर याद रख लिया कि भाई जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया है, तो बहादुर व्यक्ति ने। तो वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों, आप इसे नोट रखिएगा, ये सारी जो है, देखिए हर नारे के इतिहास पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्यतः बाकी नारे हमें मिल जाएंगे उस इतिहास के क्रम पे ही। कुछ महत्वपूर्ण है जिनसे प्रश्न उठते हैं, वो देखना जरूरी था। जैसे यहाँ पर भारत छोड़ो के लिए हमने बोला कि मेहर यूसुफ अली का नाम आप याद रखें। यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों जय जवान जय किसान के लिए यदि हम बात करते हैं, तो देखिएगा आप यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कब ये नारा दिया, इससे प्रश्न पूछा गया है। तो 1965 और कौन सा क्या हो रहा था उस समय पे, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था दोस्तों, ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था। ये हो गया हमारा एक महत्वपूर्ण। और अब अगली बात, अब जब बात आ रही है भारत पाकिस्तान की, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, तो इस नारे के विषय में यदि आप देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नारा कैसे दोस्तों, तब से लेके अब तक, ठीक है, हमने निश्चित तौर पर इस नारे को देखा हुआ है। कभी भी होता है दोस्तों, हम इस नारे का जरूर वो करते हैं, जिक्र करते हैं कि भाई जय जवान जय किसान। और इसके बाद अगला है, इसी में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक प्लस लगाया हुआ है। प्लस का चिन्ह मतलब ऐड करना, प्लस मतलब जोड़ना, ठीक है, ये धन का चिन्ह है। तो इसी नारे पर दोस्तों एक और शब्द जो है जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, जय जवान जय किसान के साथ अब एक और ऐड किया गया, जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसके विषय में पूछा जाता है कि ये नारा किसने दिया है, ठीक है। तो इसके विषय में भी आप नोट कर लीजिएगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा दिया हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये कथन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इन्होंने कब ये नारा दिया हुआ था, तो ये नारा इनके द्वारा दिया गया है दोस्तों 1998 में, 1998 में। इसे भी आप नोट रखिए, 1998 में, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता के उपरांत, ठीक है। पोखरण राजस्थान में है, यहाँ पर दोस्तों परमाणु परीक्षण किया गया था। और उस समय पर हमें उसमें जो सफलता मिली थी उसके बाद जाकर के, चूंकि देखिए परमाणु परीक्षण कहाँ की बात हो गई, विज्ञान की, साइंस की बात हो गई। तो अब जवान हो गए, जय जवान जय किसान। उन्होंने उसी नारे में एक शब्द और ऐड किया। क्या ऐड किया, जय विज्ञान, ठीक है। हमारे वैज्ञानिकों के लिए ये ऐड किया गया था। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और फिर ये क्या कहलाया, आपका एक पूरा एक नारा बना। और इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और कब, तो 1998 के, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के सफलता के उपरांत। तो यहाँ ये क्लियर होता है हमारा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि एक बार फिर से यहाँ पर ऐड का चिन्ह लगाया गया है। और यहाँ क्या मिल रहा है आपको, जय अनुसंधान। और एक नाम मिल रहा है दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वर्तमान में हमारे पीएम है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और अब एक और शब्द इसमें ऐड हो चुका है, क्या, जय अनुसंधान। इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नारा किसने दिया या ये किसने कहा, तो ये कहा है दोस्तों वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब इनके विषय में भी एक प्रश्न बन सकता है, जैसे यहाँ पर कि ये नारा कब, 1965 में, ये वाला कब, तो 1998 में, ठीक है, जय विज्ञान। और जब जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान भी ऐड करेंगे आप, तो ये समय है दोस्तों अभी वर्तमान में ही, हाल ही में, कुछ समय पहले की ही बात है, 106, ठीक है। कौन से नंबर की, 106 नंबर के दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, भारत में, भारत के पंजाब के जालंधर में, वहाँ पर दोस्तों लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक समारोह आयोजित किया गया था। और ये समारोह क्या था दोस्तों, तो 106वां भारतीय विज्ञान, नोट करते चले जाइएगा इसे आप, 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस समारोह, ठीक है, कांग्रेस समारोह, ISC, इंडियन साइंस कांग्रेस, 106वें नंबर का। इस दौरान दोस्तों पंजाब में, पंजाब के जालंधर में जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के उस समारोह में इन्होंने ये नारा दिया हुआ था। किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये था कि इन्होंने देखा कि ये जो नारे हमारे पहले दिए गए हैं, पहले हमारे जो पीएम, जो दिवंगत पीएम है हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, तो इन दोनों के द्वारा जो नारा दिया गया है, तो उस समय पे, तत्काल समय पे जो जैसी जैसी स्थितियां बनती गई वैसे वैसे ऐड करते चले गए। 1965 में दोस्तों आवश्यकता थी जवान किसान को जो है मोटिवेट करने की, तो वहाँ पर उन्होंने क्या नारा दिया, जय जवान जय किसान। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाया कि भाई अभी हम पोखरण में क्या हुए हैं, हमने परीक्षण में विजय पाई हुई है, पोखरण परीक्षण में, तो वहाँ पर ऐड कर दिया गया क्या दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के लिए ऐड किया गया जय विज्ञान।
ठीक है। और फिर इसके बाद आगे चल करके दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने देखा, क्योंकि देखिए आप वर्तमान में भारत बहुत सारे अनुसंधान कर रहा है, नित्य नए नए अनुसंधान, रिसर्च और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, इस कारण से इन्होंने इसमें जय अनुसंधान भी ऐड कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नारों के विषय में। आप देख रहे होंगे साइड में आपके सामने एक इमेज आ रही है और आप पाएंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है। इनमें दोस्तों सबसे पहले आप पाएंगे कि आपके सामने है साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ। अब इसे आप देखते चलिएगा, नोट भी करते चले जाइएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ। और ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा हुआ है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया हुआ है? तो ये है लाला लाजपत राय जी का, साइमन कमीशन वापस जाओ। अब इसे हम याद करते हैं दोस्तों, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है साइमन कमीशन वापस जाओ को? इसमें आपको एक शब्द मिल रहा है कमीशन, ठीक है। कौन सा शब्द मिल रहा है दोस्तों? कमीशन। और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो कमीशन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो कमीशन को यदि आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसी स्थिति है, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन देखते हैं कि मान लीजिए हमें कुछ भी हमारे किसी भी मित्र ने हमसे कहा कि हमारी ये सेकेंड हैंड बाइक है, आप इसे क्या कीजिए कहीं पर भी बिकवा दीजिए, ठीक है, हम एक नई खरीदना चाह रहे हैं। तो इस दौरान दोस्तों यदि हमने उनसे पूछा कि भाई कितना, आप कितना क्या सोच के चल रहे हो, उसने कहा सामने वाले ने कि यार ठीक है 40-50 में निकल जाए, 40 में निकल जाए। तो अब जब उसने बोला 40-50 तो 40, तो हमने वहाँ पर ये सोचा कि अगर हम 45 की निकाल देते हैं या 55 की, तो वो बाकी हमारा क्या हो जाएगा, हम कुछ पैसे रख सकते हैं या हम उससे बात भी कर सकते हैं कि भाई इसका कमीशन इतना लगेगा। तो कमीशन आप देखेंगे कि कमीशन में आप क्या रख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लालसा, एक लालच वाला भाव आएगा। तो साइमन कमीशन, जैसे ही साइमन कमीशन जैसे ही जुड़ेगा दोस्तों, वहां पर आप लालच से याद रख सकते हैं कि लालच में लाल आ रहा है तो लाला लाजपत राय से। ये सिर्फ मैंने पहले ही कहा, ये सिर्फ याद रखने के तरीके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अगला है, एक तो हो गया आपका क्या कि भाई साइमन कमीशन वापस जाओ तो लाला लाजपत राय। दूसरा आप देखेंगे दोस्तों उसके नीचे ही है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद दोस्तों उसके नीचे आप देखेंगे तो कौन सा नारा है, वो है दोस्तों एक आप देखेंगे एक वचन है। वचन क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। तो वचन है दोस्तों, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने कहा है दोस्तों? लाला लाजपत राय। देखिए इसे भी याद रखना बहुत आसान है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार। आपको यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पकड़ना है और उसी से आपके आंसर जो है निकलते चले जाएंगे। तो मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार, अगर दोस्तों सिर पर लाठी का प्रहार होगा तो क्या निकलेगा? निकलेगा खून। तो खून कैसा होता है? वो होता है लाल। तो लाल से हमने याद रख लिया लाला लाजपत राय। तो ये हमारा एक और यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों आप फिर से देखेंगे एक नारा आपके सामने है, वो क्या है? तो मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। मुसलमान मूर्ख थे, बात को आप समझिएगा, यहाँ याद रखना बहुत आसान है। कैसे? मुसलमान शब्द को यदि आप देखेंगे, मुस्लिम शब्द को आप देखेंगे, पहली चीज़ की ऑप्शन पे आपके कुछ ऐसा होगा कि जो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, इसका आंसर एक मुस्लिम नाम ही है, एक बात हो गई। दूसरी चीज़, मुसलमान जब शब्द आ रहा है तो वहाँ आप पाएंगे कि मुस्लिम या इस धर्म में क्या कहा जाता है? पिताजी को अब्बू, पिताजी को अब्बू। तो अब्बू से हमने याद रख लिया, यहाँ पर क्या है दोस्तों? इसका आंसर अबुल कलाम आज़ाद है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अगला जो नारा है हमारा वो है इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। दो नारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने हैं। एक क्या है? तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। इसके बाद दोस्तों एक और क्या है? तो इंकलाब जिंदाबाद। देखिए ये सारे जो नारे हैं आपके, इनका आंसर कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, आप नोट जरूर रखिएगा इसे। आप पाएंगे भगत सिंह, ठीक है। नाम क्या है दोस्तों? भगत सिंह। तो ये आपके सामने रहा, नारा आपके सामने है और ये नाम नोट जरूर कर लीजिएगा, भगत सिंह। पहला कौन सा है नारा? इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। दूसरा इनका नारा कौन सा है दोस्तों? तो इनका दूसरा नारा है, दूसरा इनका कथन है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। और एक और नारा आपके सामने रहा दोस्तों, भगत सिंह जी की ही यदि हम बात करें तो एक और नारा आपके सामने है, जिंदगी तो अपने दम पर ही मतलब जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, ठीक है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे ही उठाए जाते हैं या उठते हैं। तो ये तीन आपके सामने हैं और तीनों का आंसर क्या है दोस्तों? भगत सिंह है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिएगा, भगत सिंह को नाम या ये नाम याद रखना। भगत सिंह कौन थे? इसकी चर्चा तो दोस्तों आधुनिक इतिहास में बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है और निश्चित तौर पर आपने पढ़ा भी होगा। यदि नहीं पढ़ा है आपने तो आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एक युवा क्रांतिकारी, ठीक है, भारत के एक युवा क्रांतिकारी जो बहुत ही कम उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए, ठीक है।
बड़े ही मतलब आप जब पढ़ेंगे बहुत ही रोचक प्रसंग है उनके बारे में, कई विवादास्पद भी बातें हैं वहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ ये याद रखना है भाई कि हमारे जो नारे हैं वो हमें कैसे याद हो जाएं। तो आप पाएंगे भगत सिंह के विषय में कि भगत सिंह का कौन सा है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, एक बात हो गई। दूसरा क्या है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। और तीसरा क्या है दोस्तों, तो जिंदगी तो अपने दम पर ही क्या किया जाता है, जी जाती है, ठीक है। और दूसरों के कंधों पर क्या होते हैं, तो जनाजे उठते हैं या जनाजे निकलते हैं। तो ये तीनों हैं भगत सिंह के। आप देखेंगे बहुत ही छोटी सी उम्र में फांसी की सज़ा मिली थी और एक प्रमुख क्रांतिकारी। तो भाई क्रांतिकारी हैं तो फिर क्रांति, आप देखेंगे इसका आंसर क्या है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर। और उसके बाद जब कोई क्रांति कर ही रहा है कोई युवा, तो वो नारे भी लगा रहे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे। और इसके बाद तीसरी चीज़ क्या हो गई दोस्तों, अगर फांसी मिल ही गई है तो फिर क्या होगा, ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो क्या होता है, जनाजे निकलते हैं या जनाजे उठाए जाते हैं। तो ये आपके तीनों आंसर यहाँ पर क्लियर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और आपका जो है महत्वपूर्ण नारा क्या है, भगत सिंह का ही, साम्राज्यवाद का नाश हो। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके सामने है। फिर बात करते हैं, अगला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप पाएंगे कि जब जन्म हो रहा है, जन्म शब्द आ रहा है, तो इसका आंसर कौन जाएगा, बाल। क्योंकि जब जन्म होता है किसी का भी तो उसे हम बालक कहते हैं, बाल्यावस्था है। ये हमारे याद रखने के तरीके हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि हमने युवा से या जवा से, हमने जवान से याद रखा जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जन्मसिद्ध अधिकार में जब आप जन्म देखेंगे तो आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पर जन्म से बालक या बाल गंगाधर तिलक। ये आपका एक महत्वपूर्ण डाटा हुआ। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक और है, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया, तो ये दिया है, नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बहुत आसान है इसे याद रखना। कैसे, यहाँ आपको एक पॉइंट मिलेगा, दिल। और जब आप देखेंगे कि हनुमान जी ने जब सीना चीरा था दोस्तों, ठीक है, जो आपने देखा तो उसमें आपको किनकी फोटो मिल रही है, श्री राम की फोटो मिल रही है। तो जैसे ही बात दिल की आएगी तो क्या नाम आएगा वहाँ पर दोस्तों, राम का आएगा। और जब बात आएगी राम भगवान की तो राम भगवान को हम प्रसाद भी चढ़ाएंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। ये हमारा एक और महत्वपूर्ण जो है नारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक और नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। इसे याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि इसके जो आप नाम देखेंगे तो वो है इकबाल। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो हिंदोसिता दोस्तों आप देखेंगे एकमात्र ही है, और हमारे लिए तो निश्चित सी बात है भाई कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हमारा हिंदुस्तान एकमात्र ही है, तो एकमात्र हमारा हिंदुस्तान ही है जो सारे जहां से क्या है दोस्तों, अच्छा है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। इसके पीछे में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, आप पढ़ेंगे भी साइंस एंड टेक में, आपने पढ़ा होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में। तत्कालीन समय पे जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, चंद्रमा पर, तो वहाँ पर से दोस्तों पूछा जाता है उनसे, वहाँ आप देखेंगे तो यही एक जो नारा है उन्होंने रिपीट किया था ऊपर से। तत्कालीन पीएम ने जब प्रश्न उठाया था, वहाँ पर पूछा था उनसे कि वहाँ से हमारा भारत कैसे दिख रहा है। तो निश्चित सी बात है उन्होंने क्या कहा था इसके विषय में पूछा भी गया, तो उनका एक ही वक्तव्य था, उनका एक ही कथन था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा जो ये नारा है ये किसने दिया है, तो हमारा जो हिंदुस्तान है दोस्तों वो एकमात्र है, सारे जहाँ में अच्छा है। तो एकमात्र से हमने याद रख लिया, एकमात्र से इकबाल, ये भी हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है अगला नारा है वो है क्या, जय जगत। बात की जा रही जय जगत की। अगर हम जय जगत की बात करें दोस्तों तो जय जगत के सामने क्या नाम है, विनोबा भावे। अब जब हमें जगत की जय करना ही है, जय जगत, ठीक है, सारे जगत की जय जयकार, सारा जगत की जय हो जाए, तो अब उसमें हम पूरे एक जो है हृदय से एक अच्छे भाव के साथ करेंगे, बिना किसी ऐसे कोई देश भावना के, किसी वैसे भाव के साथ नहीं, बिना ऐसे उटपटांग भाव के, अपन एक अच्छे भाव के साथ क्या करेंगे, जय जगत या जगत की जय करना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ सेल्फिश वाला भाव नहीं होगा, तो इससे हमने याद रख लिया कि भाई बिना भाव के, ठीक है, जय जगत, ठीक, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं, अगला है कर मत दो। कर मत दो, और नाम क्या है सामने, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम सरदार। यहाँ आप याद रखिएगा, ये नारा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतिहास में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन कर मत दो, कर मत दो। तो कर मत दो में आप पाएंगे कि हम कर किसे देते थे, तो तत्कालीन समय में दोस्तों कर दिया जा रहा था सरदारों को। जो भी सरदार वगैरह होते थे ये टैक्स वगैरह वसूला करते थे, वसूलते थे टैक्स या कर। तो कर किसे मत दो, कर मत दो सरदारों को। तो सरदार से हो गया क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारा एक क्लियर हुआ। इसके बाद अगला है दोस्तों, आप पाएंगे यहाँ पर संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो संपूर्ण क्रांति है
जयप्रकाश नारायण। अब देखिए समझिएगा इसे, क्रांति दोस्तों यदि संपूर्ण हो रही है, ठीक है, क्रांति कैसी भी हो वो प्रकाश में आ ही जाती है। यदि हम बात करें 1897 की क्रांति की, तो शायद हर बच्चा जो है अपने जब स्कूल लाइफ में होता है तो वहाँ पर वो पढ़ता है 1897 की क्रांति को, और निश्चित सी बात है कि कॉम्पिटिशन की फील्ड में तो हम इसका अध्ययन प्रॉपर तरीके से करते ही करते हैं। तो क्रांति की यदि हम बात करें दोस्तों संपूर्ण क्रांति की, तो वो प्रकाश में रहेगी ही रहेगी। तो संपूर्ण क्रांति का क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण। और फिर इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कि अगला जो हमारा नारा है वो क्या है, तो वो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वंदे मातरम और जन गण मन अधिनायक जय है। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों की यदि हम चर्चा करें दोस्तों तो हमने अपने विविध सेक्शन पे ही, आप जाएंगे जब प्लेलिस्ट में तो आपके सामने वीडियो होगी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लेकर के हमने बहुत ही डेप्थ के साथ वर्क किया है, वहाँ पर बहुत ही गहराई के साथ उसे समझाया हुआ है। तो निश्चित सी बात है यदि आपने उन वीडियो को पढ़ा हुआ है, उन्हें देखा हुआ है, नहीं देखा है तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, उसमें आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और वो ऑटोमेटिक जो है जब हम किसी चीज़ को डिटेल से अध्ययन करते हैं तो निश्चित सी बात है वो हमारे दिमाग में सेट हो ही जाती है, पहली बात। और दूसरी चीज़ दोस्तों, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान तो निश्चित सा है कि हमसे बन ही जाता है। राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रीय गीत क्या है तो वंदे मातरम। तो ये आपका क्लियर हुआ। इसके बाद एक और है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का क्या है दोस्तों, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। यहाँ याद रखने का तरीका आसान है, पूरे विश्व में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, पूरे विश्व में जो सबसे प्यारा, अगर हम बालक की बात करें दोस्तों तो वो जो बालक जिसका लालन पोषण करते हैं, जिसे हम लाल बाल या छोटे से बच्चा कहते हैं लाल, तो वो जो है वो कौन है, श्याम लाल। श्याम मतलब दोस्तों, श्याम किसका नाम है, श्याम नाम है श्री कृष्ण जी का, कृष्ण कन्हैया जी का। तो पूरे विश्व का प्यारा, विश्व तिरंगा, ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो उसका नाम में क्या होगा दोस्तों, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। तो इस तरीके से आपके कुछ महत्वपूर्ण जो नारे हैं वो आज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें तो आपके सामने पार्ट 2 होगा, क्योंकि वीडियो जो है एक लंबी हो रही है, समय ज़्यादा हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो इस कारण से हमने ये निर्णय लिया हुआ है कि हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 पार्टों में लेकर के आएंगे। तो आज लगभग आपके 20 से 22-25 जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं प्रमुख नारे कथन। आगे के जो बाकी शेष बचे हुए दोस्तों इसकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आप आराम से जो है इसके नोट्स बनाते चले जाइएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है। मान लीजिए यदि आपने विविध के और वीडियोस वगैरह नहीं देखी हुई हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो क्रम से सीरियल बाय सीरियल देख करके और बढ़िया से नोट्स बनाते चले जाइए। आप विश्वास कीजिएगा, ये एक पूरे अनुभव के साथ बात की जा रही है कि भाई जो विविध सेक्शन है, जो मिसलेनियस है, ठीक है, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न आते ही आते हैं, और ये प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो हमसे नहीं छूटने चाहिए। क्यों? क्योंकि सफलता की यदि हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो PCS लेवल का हो या वनडे एग्जाम हो, यदि हम बात करते हैं दोस्तों वहाँ पर सफल होने के लिए, तो सफलता के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि भाई ऐसे प्रश्न जो अचानक से आए हैं या जो अभी तक देखने नहीं मिल रहे थे। जैसे भी हाल ही का यदि हम बात करें, PSC में एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा गया कि विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख। अब आप बात को यहाँ पर समझिएगा, बिल्कुल भी आवश्यकता इस बात की नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस जो किसी से नहीं बन रहे हैं वो हमसे बन जाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण है, सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें इतना सामर्थ्य रखना होगा कि वो प्रश्न जो सामान्य प्रश्न हैं हम उनमें सही करके आएँ, हम उनमें ना चूकें। तो वहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों, ऐसे टॉपिक जैसे मिसलेनियस वगैरह हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे जो प्रश्न रेगुलर बन रहे हैं ना, जो सामान्य प्रश्न हैं वो हमसे सही जाने चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये विविध सेक्शन समझ में आ रहा होगा और वीडियोस ठीक लग रही होंगी। वीडियो ठीक लग रही है दोस्तों तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।